गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7। पिछले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कल हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देखते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक, अंधेर नगरी नाटक, नाटक किसका है? किसका है? अंधेर नगरी नाटक किसका है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के और भी महत्वपूर्ण नाटक हैं, जैसे कि देखेंगे नील देवी, नील देवी, रत्नावली, नील देवी, रत्नावली, विद्या सुंदर, विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, यह देखेंगे भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। इसके बाद है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। इसके बाद है वैद्य की हिंसा, हिंसा न भक्ति, वैद्य की हिंसा, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भक्ति, हिंसा न भवति। ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के और अन्य नाटक है जो कि महत्वपूर्ण भी हैं, और आपने एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी याद कर लिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखेंगे 11, 14, 7 या 2। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 4। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? देखेंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस में कितने कांड हैं? यानी कि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें कितने कांड हैं? 8, 5, 7 या 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। ऑप्शन सी 7। इसका जो क्रम है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में इसके क्रम पूछ लिया जाता है कि बाल अयोध्या कांड, मतलब इसका एक क्रम बताइए। तो इसके एक क्रम को भी लिख लीजिए आप। पहले नंबर पर आता है बालकांड, बालकांड। दूसरे पर क्या आता है? अयोध्या। दूसरे पर आता है अयोध्या। दूसरे पर आता है अयोध्या कांड। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अरण्य, अरण्य कांड। चौथे नंबर पर आता है किष्किंधा। चौथे नंबर पर क्या आता है? किष्किंधा कांड। पांचवें नंबर पर लंका कांड। छठवें नंबर पर आता है उत्तरकांड। और सातवें, इसका क्रम देखिए, पांचवें पर पांचवें पर लंका कांड नहीं आता है, पांचवें पर सुंदरकांड आता है। यहाँ पर देखिए लंका कांड नहीं आएगा, यहाँ पर सुंदरकांड आएगा। पांचवें नंबर पर सुंदरकांड, सुंदरकांड। और
छठे नंबर पर लंका कांड, 7वें नंबर पर उत्तरकांड। तो ये क्रम हो जाता है कि एग्जामिनर पूछेगा कि सुंदरकांड के बाद कौन सा कांड आता है या किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है, तो इसको आपको थोड़ा याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निराला। चाबुक के कौन से रचनाकार है? निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? हाथी, सिंह, शुतुरमुर्ग या बंदर। तो शाखा मृग किसको कहते हैं? बंदर को। शाखा मृग किसको कहते हैं? बंदर को, क्योंकि ये बंदर ही तो शाखा यानी कि वृक्ष पर ही चढ़ता है, उछलता है वहां पर। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कपीस, कपीस, कपी, मरकट, मरकट और बानर, और बानर। ये क्या है? बंदर के अन्य पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन देखेंगे, प्रेरणार्थक, संयुक्त, पूर्वकालिक या नाम धातु, या नाम धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाम धातु क्रिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं? यहाँ पर पूछा है कि वात्सल्य रस को मिलाकर, वात्सल्य रस को मिलाकर कितने रस हैं? तो इसका आंसर हो जाता है, देखेंगे, 9, 13, 10 या 7। 9, 13, 10 या 7। तो इसका आंसर हो जाता है 10, ऑप्शन सी। लेकिन यदि एग्जामिनर पूछे कि भरत मुनि के अनुसार, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि भरत मुनि के अनुसार, यदि एग्जामिनर ने पूछा है कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, तो 8 होते हैं। क्लियर? यदि पूछ रहा है कि कुल वात्सल्य को मिलाकर, तब 10 हो जाते हैं। लेकिन यदि एग्जामिनर पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, फिर आपको 8 पर ही टिक करना है। आगे देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नहीं है। जिसका, सो, आपको, जो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको, ऑप्शन सी, आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुख में रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना। तो चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ होता है सुख में रहना, इसका अर्थ होता है सुख में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या अवधिवाच्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ समर्थता या असमर्थता का बोध होता है वहां पर क्या होता है? भाववाच्य, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त, जब इसका हम समास विग्रह करते हैं, तो यहाँ पर पूछा है, उसने समास नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि विभक्ति कौन सी होती है। यहाँ पर, यहाँ पर विभक्ति कौन सी प्रयुक्त होती है? तो इसका अर्थ होता है कि मोक्ष को प्राप्त, कहते नहीं है कि मोक्ष को प्राप्त, यानी कि यहाँ पर विभक्ति को प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पर विभक्ति कौन सी आएगी? को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? आगे देखेंगे, सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का अर्थ है सांप छछूंदर की गति होना
मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना या होश उड़ जाना। तो इसका आंसर हो जाता है असमंजस में पड़ना। असमंजस में पड़ना, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी या दादू दयाल। तो ये किसकी पंक्ति हो जाती है? रैदास की। रैदास की पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया कौन सी है? यहाँ पर पूछा है सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, जाना, हूँ या जा। तो यहाँ पर देखेंगे जो सहायक क्रिया है वह है, यानी कि हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जाना क्या है? जाना यह मुख्य क्रिया है। जाना क्या है? मुख्य क्रिया है। यहाँ पर जाना मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया क्या है? हूँ। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कर्मधारय समास है? नीलगम गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव और शहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नील गमन। कर्मधारय समास की पहचान ही होती है कि पहला पद क्या होता है? विशेषण, और सेकंड यानी कि दूसरा पद होता है वह विशेष होता है, वह विशेष होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर पूछा क्या है? अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखेंगे, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, या भारत एक समृद्धशाली देश है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध सब वाक्य है वह क्या है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया। पत्र किसके नाम पर लिखा गया। तो जिन नाम पर नहीं होता है, नाम पर नहीं होता है, इसको हम हटा देंगे और इसका जो सही रूप होगा वह होगा पत्र किसके नाम लिखा गया। नाम पर नहीं लिखते हम किसी का, हम क्या लिखते हैं? किसी के नाम लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, पत्र किसके नाम लिखा गया। बाकी 3 तो सही है, चौथा जो बी ऑप्शन है वह गलत था कि नाम पर, तो उसकी जगह हम पर को हटा देंगे तो ए भी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि उसने पूछा था कि यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? रौद्र, श्रृंगार, वीर या शांत। वीर या शांत। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज और रसपति भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। श्रृंगार रस को हम रसराज, रसराज और रसपति भी कहते हैं, और रसपति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णों का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण के, वर्ण के गुरुता का, वर्ण के गुरुता का। तो जब हम बात करते हैं वर्णिक छंदों की तो वहां पर वर्णों का ही विचार होता है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मोह और मसूर की दाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यह मोह और मसूर की दाल, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन देखेंगे, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, या केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी,
अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। एक कहावत हो जाती है कि यह मूंग और मसूर की दाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। लोकोक्ति शब्द का जो प्रयोग है वह किस भाषा में मिलता है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी। तो जो लोकोक्ति शब्द है उसका जो प्रयोग है वह संस्कृत भाषा में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा शब्द का अर्थ। अपेक्षा शब्द का अर्थ अवहेलना, देखना, आशा या सर्वेक्षण। आशा या सर्वेक्षण। तो जो अपेक्षा शब्द है उसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाता है? आशा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अवहेलना का अर्थ क्या होता है? अनादर। अवहेलना का अर्थ होता है अनादर। सर्वेक्षण का अर्थ होता है आधिकारिक निरीक्षण। इसका अर्थ क्या होता है? आधिकारिक निरीक्षण। आधिकारिक निरीक्षण। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में आपका जो सही क्वेश्चनों की संख्या है वह कितनी है, तो यानी कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। होमवर्क का क्वेश्चन, आज का होमवर्क क्वेश्चन है वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल को किसने वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को किसने वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल कहा। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल किसने कहा है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। साथ में ही आपको अपना 20 में से जो स्कोर आया है उसको भी कमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।